उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करना ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता है और इसीलिए उनका मैसेज एकदम साफ है कि उत्तर प्रदेश में अपराध करने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे और इसीलिए क्राइम करने वालों का इलाज करने के लिए पुलिस ताबड़तोड़ एनकाउंटर भी कर रही है। 24 घंटे के अंदर यूपी पुलिस ने 20 से ज्यादा एनकाउंटर किए हैं। इसमें कई अपराधियों का उपचार किया गया है। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली न मारे तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। यूपी में जो क्राइम का रास्ता चुनता है, कानून से खिलवाड़ करता है, उसका क्या हश्र होता है, इसकी पूरी पिक्चर एक ही रात में योगी फोर्स ने दिखा दी। यूपी के शहर शहर अपराधियों की कयामत वाली रात गुजरी। एक ही दिन में ताबड़तोड़ 20 से ज्यादा एनकाउंटर हो गए। मुजफ्फरनगर से मथुरा तक एक ही रात में हत्या के आरोपी, लुटेरे, गौ तस्कर, स्नैचर, चाकूबाज, गोलीबाज, सबका योगी फोर्स ने बुलेट से हिसाब किया। क्राइम पर तगड़ा वार करते हुए योगी फोर्स ने बता दिया, यहाँ रूल ऑफ लॉ है। यूपी में आज के दिन पे रूल ऑफ लॉ है। यहाँ के कानून के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं है। यूपी में अपराधी कोई भी हो, अपराध कोई भी किया हो, अगर कानून से खिलवाड़ किया तो अगले मोड़ पर यमराज का मिलना तय है। उत्तर प्रदेश में जहां बीते 24 घंटे में कई अपराधियों का एनकाउंटर किया गया है, तो वहीं हरदोई में 50,000 का इनामी बदमाश, उसको ढेर कर दिया गया है। आरोपी महनूर ने 7 साल के मासूम का अपहरण कर फिरौती मांगी थी और फिर उसकी हत्या कर दी थी और अब पुलिस ने 72 घंटे में ही महनूर का एनकाउंटर किया। स्ट्रेचर पर पड़ा ये वही आरोपी महनूर है जिसने योगी फोर्स को चुनौती दी थी। 7 साल के मासूम का अपहरण कर 7 लाख की फिरौती मांगी थी। फिरौती न मिलने पर मासूम की हत्या कर यूपी पुलिस को चैलेंज कर दिया था, लेकिन शायद वो भूल गया था ये यूपी है जहां पुलिस अपराधियों को पाताल से खोज लाती है। हरदोई में वही हुआ। 50,000 के इनाम घोषित कर आरोपी की तलाश शुरू की गई। जब देर रात पुलिस ने संदिग्ध बाइक देखी तो रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में महनूर घायल हुआ, अस्पताल में उसकी मौत हो गई। 32 बोर की पिस्टल, 315 बोर का तमंचा, एक मोटरसाइकिल, जिंदा और खोखा कारतूस और आदि अन्य चीजें वहां से बरामद हुई है। योगी की पुलिस ने 72 घंटे में महनूर को तो जहन्नुम भेज दिया। अब पुलिस मामले से जुड़े दूसरे अपराधियों की तलाश कर रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अलग अलग इलाकों में हिंसा का दौर अब तक थमा नहीं है। 4 लोगों की मौत की खबर है। तनाव और हिंसा को देखते हुए चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव, डीजीपी और सीएपीएफ को सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। क्योंकि राज्य में हंगामा, तोड़फोड़, आगजनी, मर्डर और बवाल की तस्वीरें आम हो गई हैं। जब से विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तब से राज्य में हिंसा का दौर जारी है। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में बीजेपी के कार्यकर्ता की पिटाई के बाद मौत हो गई। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मधु मंडल को पीट कर मार डाला, जिसके बाद बीजेपी समर्थकों ने आरोपियों के घर पर हमला बोल दिया, रोड जाम कर दी, दुकानों में तोड़फोड़ की। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में टीएमसी कार्यकर्ता के साथ सरेआम मारपीट का आरोप बीजेपी कार्यकर्ता पर लगा। बंगाल का नॉर्थ 24 परगना हो या फिर साउथ 24 परगना, हर जगह टीएमसी दफ्तर के बाहर बीजेपी समर्थकों की भीड़ अटैकिंग मोड में दिखाई दी। हालांकि हिंसा के बाद बंगाल पुलिस फुल एक्शन में है। আমি সবাইকে আপিল করব কি আপনারা শান্তি ব্যবস্থা বুঝিয়ে রাখবেন এবং রিউমার মঙ্গলিং হবে, বিভিন্ন রকম গল্প গুজব উঠবে, ওগুলো কান দিবেন না। যদি কোনো সমস্যা হয় আপনি পুলিশকে যেরকম ভোটের দিন আমরা অনেক কল পেয়েছি ওইরকমই কল করবেন। पश्चिम बंगाल में सरकार बदल रही है, लेकिन इस तरह की हिंसा और गुंडागर्दी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। पश्चिम बंगाल में अब हिंसा के खिलाफ एक्शन देखने को मिल रहा है। पुलिस प्रशासन संवेदनशील इलाकों में नजर बनाए हुए है। बावजूद इसके कई इलाकों में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है और ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर बंगाल की हिंसा को कैसे रोका जाएगा। तो जवाब है कि इस हिंसा को बुलडोजर ही रोकेगा। पश्चिम बंगाल के भाटपारा इलाके में बुलडोजर कार्रवाई हुई। अवैध तरीके से कब्जे में लिए जमीन को मुक्त कराया गया। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान वहां मौजूद लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। वहीं कोलकाता के सबसे पुराने मार्केट में बने टीएमसी दफ्तर पर भी बुलडोजर चल गया। तृणमूल कांग्रेस INTTUC उसकी जो श्रमिक शाखा है उसकी ऑफिस को इस तरह से यहाँ पे तोड़ा गया है। अब ये देखने से पता भी नहीं चलता कि कल सुबह तक यहीं पे तृणमूल कांग्रेस INTTU की ऑफिस था। वहीं बीजेपी विधायक ने भी साफ कर दिया है कि बंगाल में भी यूपी वाला बुलडोजर गरजेगा। बुलडोजर है ना, पूरा का पूरा जितना भी रोहिंग्या था, जितना भी घुसपैठे था, जोगी का बुलडोजर यूपी में चल रहा है, ये वेस्ट बंगाल में चल रहा है। वहीं बंगाल में बुलडोजर पर सियासत गर्म है।
पश्चिम बंगाल में चुनाव में जीत बीजेपी ने दर्ज की है, लेकिन फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को दिख रहा है, क्योंकि ममता सरकार में कांग्रेस के जिस पार्टी दफ्तर को टीएमसी ने कब्जा कर रखा था, उसे अब कांग्रेस ने ताला तोड़कर टीएमसी से कब्जा मुक्त कराया है। कांग्रेस का ये दफ्तर पश्चिम बंगाल के करीमपुर में था, जहां दीदी के राज में टीएमसी के गुंडों पर कब्जा करने का आरोप है। दफ्तर पर देखिए टीएमसी का नाम और लोगो लगा हुआ है, जिसे अब कांग्रेस के कार्यकर्ता मिटा रखे हैं। टीएमसी का झंडा हटाकर कांग्रेस का झंडा लगा रखे हैं। सालों से कब्जाए हुए इस ऑफिस में लगे ताले को तोड़कर कब्जा मुक्त कराया जा रहा है, और ये सब बीजेपी के चुनाव में जीतने के बाद हो रहा है। আমাদের পার্টি অফিস যেটা দখল পড়ে গেছিল সেটা আমরা দখল মুক্ত করতে এসেছি আজকে এখানে আমাদের পার্টি অফিস দখল মুক্ত হতে যাচ্ছে। पिछले 15 सालों से बंगाल में टीएमसी का शासन था। चुनाव के दौरान शिकार बीजेपी के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बनते थे, लेकिन अब ना तो दीदी का राज है, ना वो गुंडे, और इसमें सबसे अधिक फायदा कांग्रेस को होता दिख रहा है, क्योंकि उसका ऑफिस अब कब्जा मुक्त हो गया। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर बीजेपी के कार्यकर्ता अपने चिर परिचित अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। पहले आसनसोल और अब मुर्शिदाबाद में मंदिर की जमीन पर कई सालों से जो कब्जा किया गया था, वहां पूजा पाठ कर बंगाल की महिलाएं उन्हें पवित्र करने का काम कर रही हैं। जिसकी तस्वीर मुर्शिदाबाद से नजर आई। यहाँ पर नगर पालिका के 7 नंबर वार्ड में स्थानीय हिंदुओं ने मां काली को समर्पित उस भूमि को दोबारा हासिल किया, जिससे पहले टीएमसी के गुंडों ने कब्जा कर लिया था। इस दौरान महिलाओं ने पूरे स्थल को गंगा जल से पवित्र किया और जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, बॉर्डर एरिया में जहाँ भी भगवा झंडा नहीं लगता था, वहाँ भगवा शान से लहरा रहा है। पहली बार लगाए ऐसे। इससे पहले कैसे लगते थे? वो लगना ही देता, लगने नहीं देता। जहाँ कभी श्री राम के नारे पर लोग मारते थे, वहाँ भी बदलाव आया। बंगाल में बदलाव हो गया है, बड़ा हो गया। हिंदू कह रहे हैं कि भाई पहले भगवा झंडे नहीं लगा पाते, जय श्री राम नहीं बोल पाते थे, अब कह रहे हैं ये हम किसी को चिढ़ाने के लिए गाली नहीं दे रहे, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। ये बदलते बंगाल की बस एक झलक भर है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। नई सरकार से लोगों को काफी उम्मीदें भी हैं, और यही कारण है कि बीजेपी भी यहां फूंक फूंक कर कदम रख रही है। हालांकि सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट तक तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी है। और सिर्फ केंद्रीय गृह मंत्री और पश्चिम बंगाल के पर्यवेक्षक अमित शाह की मुहर का इंतजार हो रहा है। संभावना है कि 8 मई को सीएम और कैबिनेट की तस्वीर तय होगी और 9 मई को भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा। सूत्रों से जो खबर है उसके मुताबिक शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री, निशित प्रामाणिक नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट मंत्री, शारदावत मुखोपाध्याय स्वास्थ्य मंत्री, स्वपन दासगुप्ता फाइनेंस या एजुकेशन मंत्री, अग्निमित्र पॉल महिला और बाल कल्याण मंत्री, रुद्रनील घोष इन्फॉर्मेशन और कल्चर मंत्री, दिलीप घोष पंचायत और रूरल डेवलपमेंट मंत्री बन सकते हैं। तापस रॉय स्पीकर बनाए जा सकते हैं। संभावितों की लिस्ट जी मीडिया के हाथ लगी है, लेकिन अंतिम मुहर विधायक दल की बैठक और पार्टी पदाधिकारी पर्यवेक्षक की बैठक के बाद ही लगेगा। तमिलनाडु में सियासत बेहद ही दिलचस्प मोड़ पर नजर आ रही है। यहाँ एक तरफ विजय की पार्टी को कांग्रेस ने समर्थन दे दिया है और तमिलनाडु में एक बार फिर सत्ताधारी दल के साथ गठबंधन कर लिया है, तो वहीं डीएमके ने कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया है। लेकिन बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस का ये कदम जरूर मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। साथ ही कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस ऐसे काम करके खुद को खत्म कर रही है। कांग्रेस इज डूइंग इट इन एवरी स्टेट and ultimately Congress is losing in every state. In fact, they are wiped off in Delhi. In West Bengal also they are wiped off. वहीं डीएमके के इस बयान से विपक्षी गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। इससे पहले कांग्रेस विधायकों ने विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। Gave him the letter of support. Mr. Vijay spoke to Mr. Mallikarjuna Kharge and Mr. Rahul Gandhi on the phone and thanked them and invited them for a swearing in tomorrow. वहीं कांग्रेस और बाकी विधायक के समर्थन के बाद राज्यपाल से मुलाकात कर विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। बिहार में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 22 दिन बाद सम्राट चौधरी की कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, जिसे लेकर पटना के गांधी मैदान में बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है, क्योंकि इस बार मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहने वाले हैं। हम आपको बता दें कि इस शपथ ग्रहण समारोह की भव्य तैयारियां इस समय पटना में चल रही हैं। क्योंकि बंगाल चुनाव की वजह से बिहार में सत्ता तो जेडीयू से बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गई थी, लेकिन कोई बड़ा समारोह नहीं हो पाया था। लेकिन जेडीयू में श्रवण कुमार, संजय सिंह, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, जमा खां, सुनील कुमार, शीला कुमारी, रत्नेश सदा, बुलो मंडल, जयंत राज, भगवान सिंह कुशवाहा,
श्वेता गुप्ता या ललन सराफ में से ही अंतिम नाम फाइनल होंगे। वहीं बीजेपी से मंगल पांडे, विजय कुमार सिन्हा, रामकृपाल यादव, दिलीप जायसवाल, श्रेयसी सिंह, लखेंद्र पासवान, रमा निषाद, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, अरुण शंकर प्रसाद, संजय सिंह टाइगर, संजीव चौरसिया, नीतीश मिश्रा, सुनील कुमार पिंटू के मंत्री बनने की चर्चा है, लेकिन मौका 12 लोगों को ही मिलेगा। वहीं इसके अलावा एलजेपीआर से संजय पासवान, संजय कुमार सिंह, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि हम से संतोष कुमार सुमन और राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि आरएलएम से दीपक प्रकाश या फिर स्नेहलता कुशवाहा को मंत्री बनाया जा सकता है। भले ही कांग्रेस को 5 राज्यों के आए नतीजों में केरलम को छोड़कर कुछ खास हासिल नहीं हुआ, लेकिन इसी कांग्रेस में पद हासिल करने के नाम पर एक महिला नेता के ठगे जाने का मामला जरूर सामने आया है। उत्तराखंड की एक महिला नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के नाम पर एक शख्स ने लाखों का चूना लगा दिया। राहुल गांधी के पीए के नाम पर धोखा खाने वाली इन महिला नेता का नाम है भावना पांडे और पुलिस की गिरफ्त में आए ये शख्स है गौरव कुमार। शख्स ने खुद को राहुल गांधी के पीए के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया। पद की चाहत में भावना पांडे ने उसे तकरीबन 25 लाख दिए, जिसके बाद शख्स का फोन स्विच ऑफ हो गया। जल्दी भावना को पता चला वो ठगी जा चुकी है। असली कनिष्क सिंह से तो उनकी मुलाकात कभी हुई ही नहीं। मामले का खुलासा तब हुआ जब भावना ने पुलिस के पास पहुंचकर ठगी की शिकायत दर्ज करवाई। एक युवक के द्वारा अपने आप को श्री राहुल गांधी जी का पीए बताते हुए मुझसे कुछ पैसों की मांग की गई थी और उसके एवज में किसी काम का उसके द्वारा प्रॉमिस किया गया था। खबर आते ही उत्तराखंड कांग्रेस में हड़कंप मच गया। मेरे पास भी फोन कॉल आया और जो वो चाह रहा था मैंने स्पष्ट मना कर दिया। पता चला कई नेताओं को वो चूना लगा चुका है, किसी को पद के नाम पर तो किसी को आगामी चुनाव में टिकट दिलाने के नाम पर, और अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। दिल्ली में आज अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन देखने को मिला। पुलिस और प्रशासन की टीम ने 2 घंटे में अवैध मजार को समतल कर दिया और ये बात और है कि सालों से इनको लेकर कानूनी दांवपेच चल रहा था। लेकिन अब सब ठीक है। मंगोलपुरी इलाके में पाक की जमीन से अतिक्रमण हटा लिया गया है। हालांकि इसके लिए अदालत में लंबी लड़ाई लड़ी गई है और उसके बाद अवैध तरीके से बनी दरगाह पंच पीर को बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया है। कार्रवाई के दौरान बवाल न हो सके इसके लिए बड़ी संख्या में फोर्स को तैनात किया गया था। पीरागढ़ी इलाके में भी एक पार्क से मजार को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। कार्रवाई से पहले पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी और फिर बुलडोजर लगाकर समतल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि डीडीए की जमीन पर कब्जा कर मजार बनाई गई थी। पार्क के एरिया में बनी थी और जिसकी वजह से ही यहाँ पर इसे अवैध करार दिया गया था और उसके बाद अब इसके ऊपर एक्शन देखने को मिला है। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद पार्क में बने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। अतिक्रमण हटाए जाने के बाद अब इन पार्क में बच्चे अच्छे से खेल सकेंगे। वाराणसी में 3 मुसलमान परिवारों के 11 सदस्यों ने इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म को अपनाया है। इन परिवारों का कहना था कि 4 पीढ़ी पहले इनके पूर्वजों ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम को अपनाया था। अब सालों के बाद इन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया है। सामूहिक यज्ञ, हवन और मंत्रोच्चार के बीच तीनों परिवारों के सभी लोगों ने तिलक लगाकर और कलावा बांधकर धर्म सनातन को स्वीकार किया। वाराणसी में आचार्यों ने मंत्रोच्चार के साथ शुद्धिकरण और संकल्प की प्रक्रिया को पूरा कराया। इन परिवार ने खुद को धर्म नटराज शिव का उपासक बताया और इसके साथ ही दावा किया कि इनके पूर्वजों ने डर और प्रलोभन में आकर इस्लाम धर्म तो कबूल कर लिया था, लेकिन वो सनातन रीति रिवाजों का ही पालन कर रहे थे। ऐसे में अब उन्होंने अपनी इच्छा से सनातन से नाता जोड़कर सालों बाद घर वापसी की है। इस कार्यक्रम में सफी नट, मुख्तार और वकील के परिवार के कुल 11 सदस्यों ने अपना नाम भी बदल लिया। पहले सफी था, उसके बाद वकील था, मुख्तार था, उसके बाद अब लौटे हैं तो अपना नाम भी बदले हैं। किसी का नाम महेंद्र है, किसी का नाम वीरेंद्र रखा गया है। वहीं इन परिवारों ने भविष्य में सनातन परंपराओं के अनुसार जीवन जीने का संकल्प लिया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है। यहां कार सवार 2 बदमाश एक कार सवार शख्स को बीच सड़क पर पीट रहे हैं। मारपीट की ये वारदात पीछे खड़ी कार में मौजूद लोगों ने कैमरे में रिकॉर्ड की है। वीडियो में देखिए, कार के आगे एक कार रास्ता रोके खड़ी हुई है। 2 शख्स कार से एक शख्स को मारते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसके बाद आरोपी पीड़ित को कार से बाहर खींचकर नीचे गिरा देता है और फिर मारपीट करना शुरू कर देता है। पीड़ित खुद को बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन आरोपी उसे बाल पकड़कर खींचने लगते हैं। बताया ये जा रहा है कि आरोपियों ने पहले कार को ओवरटेक किया और फिर कार चालक को पीटना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, कार के शीशे भी तोड़ दिए गए। मारपीट क्यों की गई इसका खुलासा अभी तक नहीं हो सका, लेकिन इस वीडियो ने कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। लेकिन योगी फोर्स ऐसे गुंडों का इलाज करना जानती है और इनके इलाज वाली खबर भी जल्द आने वाली है।
उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पुलिस ने धोखाधड़ी, जालसाजी और साजिश से संबंधित कई मुकदमे के आरोपियों की अवैध संपत्ति को कुर्क कर दिया। पुलिस ने यहां मुनादी कराते हुए धोखाधड़ी से हड़पी गई करीब 4 करोड़ की जमीन को जब्त किया। ये वही जमीन है जिसकी कुर्की के लिए पुलिस यहाँ पहुंची थी। सुनो सुनो सुनो। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपी की जमीन पर बोर्ड लगाया और मुनादी शुरू कर दी। मुकदमा अपराध संख्या 283/25 धारा 31 यूपी गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त रमेश चंद्र ओझा और उसके गैंग के सक्रिय सदस्य। पुलिस जिन अपराधियों का नाम ले रही है, इन पर कई मुकदमे दर्ज हैं और अपराध की कमाई से ही ये संपत्ति अर्जित की गई थी। शायद ये गैंगस्टर योगी का संदेश भूल गया था। किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने कब्जा किया तो उसका यही हाल होगा जो यहाँ पर हम लोगों ने किया है। कोर्ट ने आदेश दे ही दिया था, पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया। उक्त भूमि को श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट मिर्जापुर महोदय के आदेश के क्रम में आज कुर्क किया जाता है। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके के बदमाश अब खौफ में आ गए हैं। आप जानते ही हैं कि आजकल सोशल मीडिया पर कोई भी कुछ भी पोस्ट करता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की एक मासूम सी बच्ची ने इसी सोशल मीडिया के जरिए अपनी समस्या को डीएम तक पहुंचाया और 24 घंटे के भीतर ही कलेक्टर खुद मासूम के पास पहुंच गए। यही सोशल मीडिया की ताकत भी है। दरअसल मासूम ने खराब सड़क को ठीक कराने के लिए एक वीडियो बनाकर कलेक्टर को टैग किया। हेलो डीएम अंकल, आप बहुत अच्छे हैं, हमारी भी सड़क बनवा दीजिए, आने जाने में दिक्कत होती। मानवी ने जैसे ही खस्ता हाल सड़क का जिक्र और वीडियो बनाया, खुद अंजनी सिंह मासूम को खोजते हुए न सिर्फ उसके पास पहुंचे बल्कि तमाम अधिकारियों के साथ उस पर टूटी फूटी सड़क का मुआयना किया। मासूम कहा था डीएम ने अधिकारियों को सड़क ठीक करने का ऑर्डर दिया है। हाँ सभी है सर, आगे 1 किलोमीटर आगे तक प्लाटिंग है सर। प्लाटिंग करें लेकिन वो नाली वगैरह और चीजें लेआउट पास। मासूम की मासूम भरी गुहार पर डीएम ने जल्द सड़क ठीक कराने का आदेश दे दिया, लेकिन कुछ लोग इसी सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल भी करते हैं। अगली खबर राजस्थान के कोटा से है, जहां गुमानपुरा इलाके में एक जर्जर मकान अचानक ढह गया और इसके बाद यहां हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त यहां कोई मौजूद नहीं था। और अब इस तस्वीर को देखिए, कैसे सिर्फ 4 सेकंड में 3 मंजिला मकान पूरी तरीके से जमींदोज हो गया। मकान पुराना बताया जा रहा है। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त मकान में कोई मौजूद नहीं था। मकान की मरम्मत चल रही थी। यहाँ रहने वाले लोगों को आभास हो गया था कि मकान गिरने वाला है। देखिए, सबसे पहले मकान के निचले हिस्से का प्लास्टर गिरता है। इसके बाद आसपास के लोग दहशत में आ गए। आसपास के मकानों को खाली करने के लिए आवाज लगाने लगते हैं। तभी अचानक मकान भरभराकर गिरने लगता है और 4 सेकंड में पूरा मकान ढह जाता है। देखिए कैसे मकान के गिरने के बाद धूल का गुबार उठ रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं। मकान काफी पुराना था और इसमें कोई रह नहीं रहा था, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई। पंजाब में एक के बाद एक हुए 2 धमाकों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता को बढ़ा दिया। 3 घंटे के अंदर जालंधर और अमृतसर में आर्मी और बीएसएफ से जुड़े इलाकों के पास जो धमाके हुए वो कोई संयोग नहीं हो सकते। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि ये क्या बड़ी साजिश है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान और आईएसआई की साजिश के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही है। धमाकों के बाद अब जांच में एनआईए की एंट्री हो गई है और पता लगाने की कोशिश है कि इसके पीछे कौन है, क्योंकि धमाके ऐसे वक्त में हुए हैं जब ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल होने में कुछ ही घंटे बाकी है। लेकिन अगर इसके पीछे साजिश है तो साजिशकर्ताओं को ब्रह्मोस की मार नहीं भूलनी चाहिए। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि 2 आईईडी बम मिले हैं। ब्लास्ट में खालिस्तान लिबरेशन का दावा आया है, जो आईएसआई के माध्यम से युवाओं को गुमराह कर वारदात करवाते हैं। अज्यूम करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की एनिवर्सरी होने करके this is part of Pakistan's ISI's designs to cause disruptions in Punjab. एक तरफ डीजीपी का बयान तो दूसरी तरफ ब्लास्ट वाली जगह से भारत पाक बॉर्डर की दूरी साजिश की ओर इशारा कर रही है। बड़ा धमाका होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इलाका जो है इससे कुछ किलोमीटर यानी कि कुछ ही किलोमीटर पर सरहदी क्षेत्र है, यानी कि भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है। कुछ घंटों बाद वो रात आने वाली है जब पाकिस्तान में ब्रह्मोस ने तबाही मचाई थी और मुनीर को साजिश रचने से पहले वो रात याद कर लेनी चाहिए।
पाकिस्तान का सबसे ताकतवर शख्स आसिम मुनीर जो बड़ी बड़ी बातें करता है, वो मुनीर अब पाकिस्तान में औरतों के मार्च से डरा हुआ नजर आ रहा है। उन्हें रोकने के लिए बुर्का ब्रिगेड उतारता नजर आ रहा है और इसकी तस्वीरें पाकिस्तान से अब बाहर आ रही हैं। दरअसल कलाकार शीमा किरमानी ने 10 मई को पाकिस्तान में मदर्स डे मनाने का ऐलान किया। इसके लिए औरत मार्च कराची समूह बनाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी, लेकिन मुनीर औरत मार्च से इस कदर खौफ में आ गया कि उसने इसे रोकने के लिए बुर्का ब्रिगेड उतार दिया। और जब शीमा किरमानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए निकली तो उन्हें बीच रास्ते में ही किसी अपराधी की तरह रोका गया। बुर्का ब्रिगेड जबरन उन्हें पुलिस की गाड़ी में बिठाती हुई नजर आई। किरमानी के साथ ही 2 अन्य ट्रांसजेंडर कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया। औरत मार्च जो कि महिलाओं की आवाज उठाने के लिए निकाले जाने की घोषणा की गई थी, वो मुनीर की टेंशन बढ़ाने लगी और इसलिए उसने बुर्का ब्रिगेड से इस मार्च को कुचलवा दिया। आगरा में अवैध निर्माण को सील करने गई आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम ने एक बड़ा ब्लंडर कर दिया। एडीए टीम को अवैध निर्माण को सील करने की इतनी जल्दबाजी थी कि वो ये देखना ही भूल गए कि इमारत के अंदर लोग मौजूद हैं भी कि नहीं, क्योंकि सील की हुई इस बिल्डिंग के अंदर बच्चे समेत कई लोग करीब 4 घंटे तक फंसे रहे। बोला था, इनसे सुन ही नहीं रहे थे किसी की, टाइम नहीं है ऐसे कर रहे थे ये लोग। अच्छा, जल्दबाजी बहुत कर रहे थे। आप 4 घंटे हो गए। 4 घंटे बेचारा बच्चा अभी भी पानी करते हुए लिख रहा है। जब एडीए की लापरवाही को लेकर हल्ला हुआ तो करीब 4 घंटे के बाद दोबारा पहुंची एडीए की टीम ने सील खोलकर अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाल दिया। वहीं बिल्डिंग के मालिक का आरोप है कि सील करने की कोई सूचना तक नहीं दी गई। सीलिंग की सूचना तो आपको दी होगी ना? सीलिंग की सूचना भी नहीं दी गई है साहब मेरे को। 4 आदमी बंद पाए गए हैं। उधर एडीए की इस घोर लापरवाही से महकमे में हड़कंप मच गया है। अगर बिल्डिंग में बंद परिवार के साथ कोई घटना होती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? सवाल है कि ऐसी लापरवाही पर अथॉरिटी कोई एक्शन लेगा या फिर नहीं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर बिजली के खंभे से टकरा गई और कार इतनी रफ्तार में थी कि खंभे से टकराते ही भीषण आग इसमें लग गई। इसके बाद इसमें 2 दोस्त जिंदा जल गए, जबकि तीसरा मौत से अभी भी जंग लड़ रहा है। देखिए कैसे हादसे के बाद ये कार 2 दोस्तों के लिए चिता बन गई। आग में फैली लपटों ने चंद सेकंड में ही दोनों की सांसों को थाम लिया। ये भयानक हादसा ग्वालियर हाईवे पर हुआ, जहां तेज रफ्तार कार सीधे जाकर बिजली के खंभे से टकरा गई। बताया जा रहा है कि टक्कर के बाद बिजली के तार कार पर गिर गए, जिससे पूरी कार में करंट फैल गया और देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। वहाँ आसपास मौजूद लोगों को कार में बैठे लोगों को बचाने का मौका तक नहीं मिला। हादसे के वक्त कार में 3 युवक मौजूद थे, जिनमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि ये तीनों दोस्त ग्वालियर से शादी समारोह के बाद लौट रहे थे। तीनों शिवपुरी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इनकी कार में पटाखे होने की वजह से भी आग तेजी से फैल गई। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का मकड़ जाल किस कदर फैल गया है। गाजियाबाद से एक मामला सामने आया है और जब जी न्यूज ने धर्मांतरण के इस जाल का पर्दाफाश किया तो पुलिस एक्शन में दिखी और एक महिला के जबरन धर्मांतरण पर 16 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। धर्मांतरण गैंग के ये वही नाम और चेहरे हैं जिन्होंने एक महिला को पहले अपने धर्मांतरण वाले मकर जाल में फंसाया, फिर उसके साथ दरिंदगी की हदें पार कर दी। आरोप है कि पहले इन्होंने महिला का जबरन धन बदलवाया, फिर उसकी 3 शादी और 2 बार हलाला किया। साल 2012 में हिंदू लड़की से नवीन ने दोस्ती की। नवीन ने लड़की को इंदौर से दिल्ली बुलाया। बाद में पता चला कि नवीन का नाम नावेद है। अब्दुल रहमान के साथ पहला निकाह कराया गया। एक हिंदू महिला का 2 बार हलाला और 3 निकाह हुआ। तुम्हें ना एक सच बात बताऊं तो मैं एक मुस्लिम फैमिली से हूं और मेरे घर वाले तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कबूल नहीं करेंगे जब तक तुम्हें इस्लाम की तालीमात मिल ना जाए। ये दर्दनाक कहानी सिर्फ इसी महिला की नहीं है। ये गैंग और भी महिलाओं को अपना शिकार बना चुका है। पुलिस ने अब इस धर्मांतरण गैंग पर चाबुक चलाते हुए 16 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का मकड़ जाल फैला हुआ है, ये हमने आपको बताया। गाजियाबाद का मामला भी हमने आपके सामने रखा कि किस तरीके से यहाँ पर 16 लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के एसपी नेता और पूर्व पार्षद हाजी खलील एक बार फिर विवादों में हैं। 70 साल की उम्र में 20 साल की युवती से चौथा निकाह करने वाले हाजी पर उनकी दूसरी पत्नी ने अब गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने हाजी खलील से जान का खतरा भी बताया है। ये तस्वीर 70 साल के एसपी नेता हाजी खलील और उनसे 50 साल छोटी उनकी चौथी बेगम की है। वहीं इनकी 3 शादियों से 11 बच्चे भी हैं। हालांकि ये चौथी शादी अब इस रंगीन मिजाज के नेता के गले की फांस बनती जा रही है, क्योंकि इनकी दूसरी बेगम ने इनके खिलाफ पुलिस का दरवाजा खटखटा दिया है। हाजी खलील की दूसरी पत्नी का आरोप है कि 2 साल पहले वो जिस स्कूल के मैनेजर थे, इसी स्कूल की छात्रा से उन्होंने चौथा निकाह कर लिया है और ज्यादातर प्रॉपर्टी भी उसके नाम कर दी है। 4 शादी करी है, 20 साल की करी है भी
4 शादी कर रखी है, तीसरी को छोड़ दी है। कौन है आपके पति, क्या नाम है? हाजी खलील है, 70 साल की उम्र है। सब पहली बात। उधर हाजी खलील का कहना है कि खुद को उनकी दूसरी पत्नी बताने वाली नाजरीन से उन्होंने निकाह ही नहीं किया। है ही नहीं इससे निकाह, इधर झूठ बोलते हैं, दिखाओ सबूत, दिखा कुछ। वहीं जवाब में नाजरीन ने कई दस्तावेज पेश करते हुए हाजी खलील। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में तंत्र विद्या के चक्कर में फंसकर अमन नाम के एक युवक ने शमशान से जलती चिता के साथ छेड़छाड़ की। चिता से खोपड़ी और हड्डियां अपने साथ ले जाने की कोशिश की। तो वहीं जांच के बाद पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ चल रही है और फिर जो बात सामने आई वो सचमुच हैरान करने वाली है। दरअसल आरोपी अमन एक लड़की से एक तरफा प्यार करता था। लड़की और उसके माता पिता को अपने वश में करने की चाहत में उसे तांत्रिक से मिलवा दिया। फिर क्या था, तांत्रिक ने उसे शमशान से खोपड़ी और हड्डियां लाने को कहा। आरोपी शमशान से ऐसी ही चीजें इकट्ठा करने लगा, लेकिन जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने बताया कि वो बाबा के बहकावे में आ गया था। बाबा ने मुझसे कही थी, नो मैं तेरे घर की परेशानी दूर कर दूंगा और तेरे प्रेमिका को मिला दूंगा, इसलिए बाबा के झांसे में हम आ गए हैं। वहीं पुलिस ने जांच में तांत्रिक के पास से आपत्तिजनक सामान और 50 अलग अलग महिला और पुरुष की तस्वीर मिली है। एक वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो के जरिए पुलिस ने जांच की और इस पूरे मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर तांत्रिक ने कितने और लोगों को अपने जाल में फंसाया है। बरामद हुई तस्वीरों से अंदेशा लगाया जा रहा है कि तांत्रिक का ये नेटवर्क बहुत बड़ा हो सकता है। उत्तर प्रदेश का मेरठ बिहार का मुंगेर बन चुका है। एक हफ्ते के अंदर यहां दूसरी बार घर के तहखाने में चल रही एक और कट्टा फैक्ट्री मिली है। इस कट्टा फैक्ट्री का रास्ता कमरे में खड़ी हुई कपड़ों की अलमारी के नीचे से होकर तहखाने तक जाता था। और अब इन दोनों तस्वीरों को भी जरा देख लीजिए। 30 अप्रैल को मेरठ में जो गन फैक्ट्री मिली थी उसका गुप्त रास्ता डबल बेड के नीचे से जाता था, और आज जिस गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है उसका रास्ता एक अलमारी के नीचे से जाता है। अब इस तस्वीर को भी देखिए कि कैसे कपड़े को हटाकर तहखाने के रास्ते को पुलिस खुलवा रही है। ओए सावधान रहना। जब पुलिस नीचे उतरी तो उसके होश ही उड़ गए। नीचे कारीगर कट्टा बना रहे थे। क्या नाम है तुम्हारा? इमरान। क्या कर रहे हो? सामान बना। पुलिस ने सरगना इमरान समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ से कट्टे, अधबने कट्टे, खराद मशीन और तमाम औजार भी बरामद हुए। तमंचे बनने सर, अंदर तमंचे। इमरान है, इमरान। पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए तस्कर इस तरह के गुप्त तहखाने में तबाही का सामान बना रहे हैं, लेकिन योगी फोर्स इनके मंसूबे को कभी कामयाब नहीं होने देगी। उत्तर प्रदेश में पुलिस कानून तोड़ने वालों का तसल्ली बख्श इलाज करती है ताकि वो दोबारा ऐसी गलती ना करें और दूसरा कोई बदमाश उनके इस हाल को देखे तो हमेशा के लिए अपराध से तौबा कर ले। अब देखिए योगी फोर्स ने बरेली के रेप के आरोपियों का क्या हाल कर दिया है। यहीं के एक मनचले को पुलिस ने पहले गिरफ्तार किया और फिर उसका इलाज कर दिया, और सहारनपुर में मारपीट के आरोपी अब अपने पैरों पर ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे। लंगड़ाकर चल रहे और हाथ जोड़कर माफी मांग रहे इन दोनों पर रेप का आरोप है। शिकायत दर्ज होते ही यूपी पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। सफेद टी शर्ट वाले को तो गंजा करके शहर में परेड निकाली गई। लंगड़ा कर पुलिस कस्टडी में चल रहे इस युवक पर लड़कियों को छेड़ने का आरोप है। शिकायत के बाद पुलिस ने पकड़कर जब इसकी कुटाई की तो इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और दोबारा ऐसी गलती नहीं करने की कसम खा ली। काले रंग का मास्क पहने और लंगड़ाकर चल रहे इन बदमाशों पर मारपीट का आरोप है। वारदात के बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया और फिर सबक सिखाया। लंगड़ाकर चल रहे ये बदमाश भी माफी मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में एक शख्स को डीएम को परेशान करना भारी पड़ गया। अराफात ने 1-2 नहीं बल्कि 17 बार डीएम को फोन लगाया और हर बार हालचाल जानकर शायरी करने लगता। उसके बाद डीएम पेंसिया के आदेश पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि पेंसिया का ट्रांसफर अब हो गया है और ये सब उनके ट्रांसफर से पहले हुआ था। और अराफात को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। गिरफ्त में दिख रहा ये वही अराफात है जो डीएम राजेंद्र पेंसिया को बार बार फोन लगा रहा था। फोन लगाकर अराफात शायरी करने लगता। परेशान होकर डीएम पेंसिया ने आरोपी को गिरफ्तार करने के आदेश दिए, जिसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया। सर मैं डीएम सर को बार मैंने कॉल कर दी डीएम सर को, किसी बात से नाराज हो गए, मुझे जेल भेज रहे हैं सर। मैंने कहा था सर मुझे कहीं तुम पागल खाने में तो न डालोगे सर। मैं कहा था डीएम सर ठीक हो, आपके बाद तो मुझे कोई सजा वजा तो न दोगे। पुलिस ने उसका मेडिकल कराकर उसे 14 दिन के लिए जेल भेजा है। हरियाणा के नूह में शादी की रस्म के दौरान लात घूंसे और पत्थर चलते दिखे। दूल्हे को नोटों की माला पहनाने को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि यहाँ शादी की शहनाई बज रही थी, वहाँ चीख पुकार बच गई, जिसका वीडियो भी लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया।
दरअसल बारात जाने से पहले दूल्हे के गले में नोटों की माला डालने की रस्म होनी थी। माला डालने के लिए दूल्हे के 2 जीजा सामने आ गए और रस्म को पूरी करने के लिए दोनों में कहासुनी होने लगी। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। इसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। कुछ लोग घर के अंदर लात घूंसे चलाते दिखे तो कुछ लोग घर के बाहर आपस में लड़ते दिखे। तस्वीरों में देखी लड़ाई के दौरान एक शख्स पत्थर भी फेंक रहा है। काफी देर विवाद के बाद मामला शांत हुआ और दूल्हे को लेकर बारात रवाना हो गई। अब आपको सावधान करने वाली खबर हम दिखाना चाहते हैं। अगर आप बाजार से पैक्ड फूड और स्नैक्स खरीद कर खाने के शौकीन हैं तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि बाजार में खतरनाक केमिकल, तेल और कलर से बने सामान धड़ल्ले से बिक रहे हैं। और हाँ, चाय पीने वाले तो और भी ज्यादा सावधानी बरतें, क्योंकि मिलावटखोरों के लिए इंसान की सेहत की कोई कीमत नहीं है। देखिए कैसे उत्तर प्रदेश के हापुड़ में नकली कचरी की फैक्ट्री पकड़ी गई है, तो वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में 3 टन आलू चिप्स को सील किया गया है। एमपी के ही सागर में नकली चाय पत्ती की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। शहर शहर मिलावटखोरों की चांदी कट रही है। यूपी हो या एमपी, हर जगह मिलावटी सामान के माफिया भरे पड़े हैं, जो लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। देखने में ये कचरी, चिप्स और चाय पत्ती किसी ब्रांड से कम नहीं लग रहे। बाकी ब्रांड से ये सस्ते भी हैं, लेकिन सेहत के लिए बेहद ही खतरनाक है। बाजार में बिक रहे नकली और मिलावटी खाद्य पदार्थ खाने से पेट से जुड़ी बीमारियां, किडनी फेलियर, हार्ट संबंधित बीमारियां, कैंसर और त्वचा जुड़ी बीमारियां हो सकती है। इसलिए बाजार से जब भी कोई पैक्ड फूड या खाने पीने की चीजें खरीदे तो सावधानी जरूर बरते। देश भर में पेट्रोल पंप में कट मारने की शिकायतें आम हैं, लेकिन पंजाब के अजनाला में तो छोटा मोटा कट नहीं बल्कि सीधी सीधी डकैती का मामला सामने आया है। इसके बाद तेल लेने वाले शख्स ने अपने लोगों के साथ जमकर यहां पर हंगामा मचाया। आरोप है कि 200 रुपए के बदले पेट्रोल पंप कर्मी ने सिर्फ आधा लीटर पेट्रोल ही दिया। 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल में मौजूद इस तेल को देख बच्चा भी बता देगा कि ये 200 का तेल नहीं है, लेकिन पेट्रोल पंप कर्मी ये मानने को तैयार ही नहीं था। वो बार बार अपने मीटर को दिखाता रहा, जिस पर माप एकदम सही दिख रहा है। 200 रुपये का भाजी ने मैं तेल पवाया वीर को, इन्होंने मैं जी 200 का तेल पवायो ना, तो मैं 200 रुपया फड़ाया वा। तो जो मैं टंकी का ढक्कन जी ऐ किया तो कंप्यूटर वाले वेख्या वा 160-70 रुपये का तेल हो भी गया है। पीड़ित शख्स ने अपने लोगों के साथ पहुंचकर जब हंगामा किया तो पेट्रोल पंप के मैनेजर ने माना कि पेट्रोल कम है, ये तेल तो बोतल में भरवाया गया था। तो बात सामने आ गई। सोचिए, गाड़ी में भरा जाता तो पता भी नहीं चलता। अब ये मामला प्रशासन के पास पहुंच गया है। जहां एक तरफ देश के कई इलाकों में बारिश की वजह से मौसम बदल गया है, तो वहीं कई इलाकों में तेज गर्मी की वजह से आगजनी की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में ऐसी ही चलते हुए एक बस में आग लग गई, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई, लेकिन ट्रक में लगी आग बढ़ती चली गई। दरअसल भीषण गर्मी की वजह से ट्रक का इंजन हिट होने के बाद डीजल टंकी फट गई, जिसके बाद पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां एक गैरेज में खड़ी कार में अचानक से ही आग लग गई। आग लगने की वजह से हड़कंप मच गया और देखते ही देखते आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। सूचना पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया।